हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ओवरफिट एआई। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारे एआई कोर्स रोड मैप का पहला पार्ट देखा, जो कि था इंट्रोडक्शन टू एआई। और आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मशीन लर्निंग। तो दोस्तों, इस पार्ट को मैंने टोटल 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन रहेगा, देन डेटा कलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, then data preparation and feature engineering, then model selection and training, उसके बाद model evaluation, then model optimization, then deployment and then end to end projects करेंगे हम लोग। तो इस पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो ये मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर है, ये मैंने सेम टू सेम जैसे हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स को हम लोग ट्रेन करते हैं जिस तरीके से, उसी ऑर्डर में मैंने ये मॉड्यूल्स को डिज़ाइन किया है, इनका ऑर्डर को डिज़ाइन किया है। जैसे कि अभी हम लोग को अगर किसी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा एक बार कलेक्ट हो जाता है तो हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, जो कि हम लोग आगे जानने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो जहीं पर हम लोग डेटा सारा प्रिपेयर कर लेते हैं मॉडल को फीड करने के लिए, तो हम लोग मॉडल को फीड करते हैं और मॉडल ट्रेन होता है उससे। एक बार जब फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो हम लोग मॉडल इवेल्युएट करते हैं, यानी कि हमारा मॉडल एक्यूरेसी दे रहा है अच्छी कि नहीं दे रहा है। और अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, तो हम लोग मॉडल ऑप्टिमाइज करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग को मॉडल ऑप्टिमाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि पहली बार में एक्यूरेसी अच्छी आती नहीं है। तो हम लोग मॉडल ऑप्टिमाइज करते हैं, देन फिर से री एवेल्युएट करते हैं कि हमारा एक्यूरेसी इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अगर इम्प्रूव हो जाता है, एक फैक्ट्री लेवल को पार कर लेता है, तो हम लोग उसको डिप्लॉय कर देते हैं, जो भी अपना मॉडल है। और इन केस नहीं हो पाता है, तो हम लोग मॉडल को दोबारा ऑप्टिमाइज करते हैं, देन री एवेल्युएट करते हैं, और ये साइकिल तब तक चलता है जब तक हम लोग को एक सेटिस्फैक्ट्री एक्यूरेसी नहीं मिल जाती है। फिर उसके बाद डेप्लॉयमेंट। डेप्लॉयमेंट के बाद बाकी मेंटेनेंस वाला काम अपना धीरे-धीरे जो भी चलता है, वो तो चलता ही रहता है। तो ये एक तरह से ऑर्डर रहता है मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है? तो ये सारे मॉड्यूल्स हम लोग देखने वाले हैं इस सेकंड पार्ट में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, देख लेते हैं हम लोग आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का एजेंडा रहेगा व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। हम लोग जानेंगे मशीन लर्निंग क्या है। देन नीड ऑफ मशीन लर्निंग देखेंगे कि मशीन लर्निंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। देन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग देखेंगे कि इसके क्या-क्या टाइप्स हैं, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। जस्ट अ सेकंड। हुँ, तो ये है इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। मशीन लर्निंग इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी that gives computers the ability to learn from data without being explicitly programmed। यानी कि हम मशीन्स को प्रोग्राम नहीं करते हैं, हम मशीन्स को डेटा देते हैं, और उन डेटा के बेसिस पे वो लर्न करता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। अब इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है, तो सपोज दैट आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है, जो कि कैट वर्सेस कैट वर्सेस डॉग की इमेजेस को क्लासिफाई करे। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर आप अपने प्रोग्राम को कोड के थ्रू लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इफ एल्स कंडीशंस लगाएँगे दुनिया भर के कि अगर इस तरह के फीचर्स रहें तो उसको कैट में क्लासिफ़ाई करें, या इस तरह के फीचर्स रहें तो उसको डॉग में क्लासिफ़ाई करें। अब आप ज़रा सोचिए कि कितने ही सारे स्पीशीज़ होते हैं कैट के, कितने ही सारे स्पीशीज़ होते हैं डॉग के। आपको पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स लिखने पड़ेंगे जस्ट इसको क्लासिफ़ाई करने के लिए, जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे। तो बड़ा ही हेक्टिक काम है, ठीक है? और वहीं दूसरी जगह एमएल में क्या करते हैं आप लोग?
आप कैट की इमेजेस दे रहे हैं, डॉग की इमेजेस दे रहे हैं, और एमएल इन दोनों के इमेजेस को देख के अपने आप ही लर्न कर लेता है कि कौन से फीचर्स पे हमें कैट पे क्लासिफाई करना है, कौन से फीचर्स पे हमें डॉग पे क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल है वहाँ पे हमारे पास इनपुट होता है। ठीक है, हम रूल्स लिखते हैं जो कि कोड होता है, और उन रूल्स के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में। अब एमएल में क्या होता है, एमएल में हमारे पास डेटा होता है और उन उसमें इनपुट एंड आउटपुट होते हैं जनरली। सॉरी, और इन और इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी मैपिंग है, उसको मॉडल रिकॉग्नाइज करता है और खुद ब खुद रूल्स को लिखता है, या कहें लिखता नहीं है, बेसिकली वो एक तरह से रूल्स को ड्रॉ करता है। ठीक है, तो इससे हमारा काम तो काफ़ी आसान हो जाता है, हमें कोडिंग नहीं करना पड़ता है। हम मॉडल को बस डेटा देते हैं और डेटा से वो लर्न कर लेता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। अब आइए देख लेते हैं इसकी नीड क्या है। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर मशीन लर्निंग। तो सबसे पहला पॉइंट है स्केलेबल। अब स्केलेबल से आप क्या समझते हैं? सपोज दैट जैसे लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैट और डॉग का क्लासिफायर बना रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत ही दिमाग लगाया, और सारे जितने भी डॉग और कैट हैं उनका फीचर्स को तो आपने कोड के फॉर्म में लिखा, और आपका जो भी प्रोग्राम है अब वो क्लासिफाई कर ले रहा है कोई भी पर्टिकुलर डॉग है या कैट है। लेकिन अब इन केस ऐसा एक दिन आया, 1000 स्पीशीज नए डॉग के ढूंढ लिए गए हैं, 1000 स्पीशीज नए कैट के ढूंढ लिए गए हैं। अब आपके पास नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, आपको दोबारा से वो 1000 स्पीशीज के लिए कोड्स लिखने पड़ेंगे। नहीं, तो यहाँ पे आप स्केलिंग करने के लिए मतलब आप कर तो सकते हैं, लेकिन बड़ा ही बहुत बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, और वही मशीन लर्निंग है। आपके पास 1000 नई स्पीशीज आए डॉग के, 1000 नई स्पीशीज आए कैट के। आपने मॉडल को दिया उनके सारे इमेजेस को, मॉडल मॉडल ने लर्न कर लिया एक बार में, खत्म काम आपका। तो ये एक तरह से मशीन लर्निंग की जो भी चीज़ें हैं वो स्केलेबल रहती हैं इस तरह से। अब दूसरा है टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो अभी जो डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं बहुत ही मैसिवली जनरेट कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम लोगों ने 2015 तक जितना डेटा जनरेट किया था इंटरनेट के आने के बाद, और 2015 से 2016 में जितना जनरेट किया, वो दोनों बराबर थे। तो आप सोच लीजिए कितना डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन डेट उतना जो भी डेटा है उसको हैंडल करने के लिए हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग से इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हमें उसमें मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा है ऑटोमेशन। अब कुछ इस तरह के टास्क होते हैं जहाँ पे आपको रिपीटेटिव काम करना होता है, और आप उसके लिए मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल अभी प्रेजेंटली चल रहा है कि आप जैसे कई बार आपने देखा होगा स्विगी, ज़ोमैटो या किसी और भी कंपनी के साइट पे आप कोई भी अपना एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं या कंप्लेंट लेके जाते हैं, तो सबसे पहले एक आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई मिलता है। तो ऑटोमेटेड रिप्लाई करता क्या है? तो ज़्यादातर होता ये है कि कस्टमर्स की जो भी कंप्लेंट रहती है वो ज़्यादातर मेजरली कुछ ही टाइप्स की होती है। तो वो क्या करते हैं उन मेजर टाइप्स के लिए जो भी रिस्पॉन्सेज़ होते हैं उसको वो ऑटोमेट कर देते हैं कि उनका भी टाइम बचे, उनका कॉस्ट कटिंग भी हो जाए। तो वो एमएल के थ्रू ही करते हैं। ठीक है? तो ये ऑटोमेशन का टास्क हम एमएल के थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है पर्सनलाइज़ेशन। अ,
जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, आप उनको लाइक करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, उस पे आप लाइक करते हैं। तो जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो आपको सोशल मीडिया उसी जॉनर की वीडियोस दिखाने लगता है या उसी टाइप्स की वीडियोस दिखाने लगता है। तो एक तरह से वो आपके लिए पर्सनलाइजेशन कर रहा है और वो भी मशीन लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। अ, दू उसके बाद पॉइंट है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस वो होता है जहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज़ करते हैं एंड वी ट्राई टू प्रिडिक्ट कि आने वाले जो भी टाइम है उसमें क्या-क्या ट्रेंड्स आ सकते हैं। वो किसी भी बिज़नेस में यूज़ हो सकता है कि उनकी सेल्स बढ़ने वाली है, घटने वाली है ना? तो ये इन सब चीज़ों के लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज़ होता है और वो मशीन लर्निंग के थ्रू ही हो पाता है। देन आता है सिक्योरिटी एंड फ्रॉड डिटेक्शन। अब जैसे आपके पास ईमेल आता है, कई बारी आपने देखा होगा कि ये कुछ स्पैम ईमेल आते हैं तो आप वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं। वो भी मशीन लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को स्पैम ईमेल देते हैं, वो उनको क्लासिफ़ाई करना सीख जाता है एक तरीके से और जब भी आपके पास कुछ स्पैम ईमेल आता है, तो वो उनको क्लासिफ़ाई करके स्पैम वाले फ़ोल्डर में डाल देता है। तो यह रहा दोस्तों नीड फॉर मशीन लर्निंग। और ये आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारी और भी एप्लीकेशन हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। आप चाहें तो उसके बारे में जाके और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? अ, चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मेजरली 5 टाइप्स हैं और बेस्ड ऑन हम उनको डेटा किस तरह प्रोवाइड करते हैं और या किस तरह ट्रेन करते हैं मॉडल को, उसके बेसिस पे ये 5 टाइप्स बने हैं। वो पाँचों टाइप्स हैं सुपरवाइज़्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग, सेल्फ सुपरवाइज़्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला सुपरवाइज़्ड लर्निंग। A machine learning approach where model is trained on label data, input and output pairs to learn a mapping function from input to output. The goal is to predict outputs for unseen inputs based on learned relationship. यानी कि हमारे पास एक लेबल डेटा होता है इनपुट एंड आउटपुट वाला और हमारा जो एल्गोरिदम होता है उनके बीच में इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको ड्रॉ करता है और जब उसको अनसीन डेटा मिलते हैं तो वो उस ड्रॉ किए हुए एक तरीके से जो भी फंक्शन उसने ड्रॉ किया है या एक जो कंक्लूजन उसने ड्रॉ किया है मॉडल ने उसके बेस पे वो आउटपुट देता है हम लोगों को, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे अब लेबल डेटा क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हाउसिंग डेटा होता है, तो यहाँ होते हैं नंबर ऑफ रूम्स, यहाँ हो गया एरिया और यहाँ हो गया प्राइस, ठीक है? अब यहाँ कुछ भी मान लो कुछ जो भी है अपना रहता है, यहाँ पे प्राइस हो गया। अब लेबल डेटा हम लोग कहते हैं उसको जब हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट दोनों होता है। तो यहाँ पे इनपुट हमारा क्या रहा है? इनपुट ये है और आउटपुट ये है प्राइस। यानी कि हमें आने वाले जो अनसीन इनपुट रहेंगे, वहाँ पे हमें नंबर ऑफ रूम्स और एरिया प्रोवाइड किया जाएगा और हमें प्राइस प्रेडिक्ट करना रहेगा कि इसके प्राइस कितने हो सकते हैं, ठीक है? और हमारा मशीन लर्निंग मॉडल करता क्या है? हमारा ये जो भी इनके बीच में रिलेशन है मान के चलो यहाँ नंबर ऑफ रूम है एरिया ये है, तो यहाँ पे जो भी प्राइस रहेगा वो उसके बीच में वो रिलेशन बनाएगा कि कितने नंबर ऑफ रूम्स और कितने एरिया पे कितना प्राइस आ रहा है। फिर कितने नंबर ऑफ रूम्स पे कितने एरिया पे कितना प्राइस आ रहा है। तो एक तरीके से वो एक मैपिंग फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक कंक्लूज़न ड्रॉ करने की कोशिश करता है और उसके बेस पे ही उस कंक्लूज़न के बेस पे ही वो नए अनसीन डेटा को प्रिडिक्ट कर पाता है, उनका आउटपुट निकाल पाता है। यानी कि एक बार हमने अगर ये इस डेटा के साथ मॉडल ट्रेन कर दिया, तो अगर हमारे पास फिर नए इनपुट आ रहे हैं, मान लें किसी ने डाला नए नंबर ऑफ रूम्स डाले, नए एरिया डाले कि इतना एरिया है, इतना नंबर ऑफ रूम्स है और उसको प्राइस जानना है, कितना प्राइस हो सकता है उस प्रॉपर्टी का। तो
उसका जो भी आउटपुट रहेगा, प्राइस रहेगा, वो मॉडल प्रिडिक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। हमारे पास इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और ये लेबल डेटा इसको बोलते हैं। इनपुट एंड आउटपुट वाले को लेबल डेटा बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जस्ट लाइक द अर्लियर वन, हमारे पास इसमें लेबल लेबल डेटा नहीं होते, अनलेबल डेटा होते हैं। यानी कि हमारे पास कोई टारगेट फीचर नहीं होता। जैसे इसमें हमारा ये जो है, ये प्राइस ये टारगेट फीचर होता है। इसको हम इस तरह से बोलते हैं, ये जो फीचर्स हैं ये इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, और ये जो फीचर है इसको डिपेंडेंट फीचर बोलते हैं, क्योंकि ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नहीं, इंडिपेंडेंट, ये सारे, और ये हो गया डिपेंडेंट। और यहाँ हमारे पास डिपेंडेंट फीचर नहीं रहता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेज़न है, उसके पास उसके कस्टमर्स का डेटा रहता है। ठीक है, एज हो गया, लोकेशन हो गया, और कह सकते हैं उनका इनकम हो गया। तो हमारे पास कस्टमर्स का ये डेटा रहता है, जैसे अमेज़न के पास। तो अब इनके बेस पे वो एक तरीके से कस्टमर्स का सेगमेंटेशन करता है कि किस टाइप के कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। तो उस बेस पे वो एक तरह से सेगमेंटेशन करते हैं, और उनका कोई ऐसा वो नहीं रहता है जैसे हमारे पास टारगेट वेरिएबल होता है कि हमें प्राइस प्रिडिक्ट करना है। इनको ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना होता, इनको बस एक तरीके से सेगमेंटेशन करना होता है। अलग अलग सेगमेंट क्रिएट कर देते हैं कस्टमर्स की, जिससे उनको एक तरीके से कस्टमर्स को एड्स दिखाने में या कस्टमर मैनेजमेंट में आसानी होती है। तो ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका अच्छा, इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए मशीन लर्निंग अप्रोच वेयर मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन अनलेबल्ड डेटा दैट इज ओनली इनपुट्स विदाउट करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स टू डिस्कवर हिडन स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हम लोगों ने बताया कस्टमर्स का हिडन स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स, और ग्रुपिंग करने के लिए, जैसे एक ग्रुपिंग हो गए। ठीक है, 1 2 3 जो भी विद इन द डेटा। तो ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब तीसरा आता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड का एक तरीके से हाइब्रिड कह सकते हैं हम लोग। ए हाइब्रिड मशीन लर्निंग अप्रोच that combines small amount of labeled data with a large amount of unlabeled data during training. The model leverages the labeled data to guide the learning while utilizing the unlabeled data to improve generalization and performance. अब दोस्तों होता इसमें ये है कि कई बार ऐसा सिनेरियो भी होता है हमारे साथ कि हमको हमको हमारे पास एनफ अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल नहीं होता है, और ये ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में होता है। ठीक है, तो अब मान लो आप ऐसा कोई मॉडल बना रहे हो जो एक्सरे देख के बताए कि सामने वाले को कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, बट आपके पास लेबल डेटा बहुत ही कम है, आपके पास 500 लेबल डेटा है। ठीक है, ये लेबल्ड है, लेकिन आपके पास अनलेबल्ड भी डेटा है जो कि आपके पास है 10,000। ठीक है, अब अनलेबल डेटा को लेबल करना भी एक बहुत बड़ा तरीके से एक्सपेंसिव तरीका रहता है, और इसको करना मुश्किल ही रहता है एक तरीके से। तो यहाँ सुपरवाइज सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या करता है, हमारा मॉडल जो है उसको सबसे पहले इन 500 डेटा लेबल डेटा के साथ ट्रेन कर किया जाता है। एक बार जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है, तो उसको हम लोग एक एक करके ये अनलेबल्ड डेटा शो करते हैं, और वो उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि ये कौन से कैटेगरी में आएगा। मान लो है कैंसर तो 1 में आ जाएगा, नहीं है तो 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, और एक तरीके से जब वो प्रिडिक्ट करता रहता है तो अपने डेटा पूल को बढ़ाता रहता है। और बाद में ऐसा वो होता है कि उसके पास डेटा बढ़ जाता है। जो भी डेटा बढ़ा हुआ डेटा उसके पास आता है,
वो इसके साथ प्लस कर देता है। मान लो उसने ट्रेंड मॉडल ने 5000 डेटा को प्रिडिक्ट कर दिया, अब 5000 यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। अब आपके पास 5500 लेबल डेटा हो गए। आप ये 5500 लेबल डेटा को दोबारा लेके दोबारा मॉडल ट्रेन करते हो तो आपके पास एक इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी वाला मॉडल आ जाता है। तो ये होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच। अब ये आता है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है? मशीन लर्निंग अप्रोच वेयर मॉडल लर्न्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा by automatically generating pseudo labels from input data itself, detects task, predicting missing part of data which are then used to used for downstream tasks. इसका एग्जांपल जैसे ये ज़्यादातर एनएलपी में यूज़ होता है। मान के चलो आपके पास कोई सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस डेटा के फॉर्म में अवेलेबल हैं, यानी कि जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई लेबल अनलेबल वाली चीज़ नहीं होती है, आपके पास एक सिंपल सा सेंटेंस होता है। अब सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग क्या करता है, वो ये जो सिंपल सेंटेंस है इसको एक तरह से लेबल डेटा के बीच में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब कैसे करता है? अब वो क्या करता है, मास्किंग करता है, यानी एक किसी वर्ड को वो छुपा देता है, ठीक है। अब वो दोबारा ट्रेन करता है और आप उसके बाद दूसरा जो लेबल डेटा है वो जो जो इसने छुपाया हुआ वर्ड है वो उसका लेबल डेटा हो जाता है, ये हो जाता है इनपुट, और ये इसका लेबल डेटा हो जाता है। यानी कि अब इसके पास कोई एक ऐसा सेंटेंस आया दूसरा जहाँ पे इंडिया शब्द का आ रहा प्रयोग हो रहा है, तो वो लर्न कर लेता है कि इंडिया शब्द हम कहाँ और किस जगह इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे एनएलपी वाले अपने कोर्स में समझेंगे बहुत ही डिटेल में। यहाँ बस बेसिकली ये समझ लीजिए कि वो एक वर्ड को छुपा लेता है और उस वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। यानी कि जैसे हम लोग लेबल डेटा करते थे वही सूडो लेबल्स क्रिएट करता है, यानी ये हमारा सूडो लेबल हो गया, ठीक है। हमारे पास सेंटेंस है, ये अब ये जो ये मिसिंग वर्ड है इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। इमेजेस में भी ये सेम चीज़ यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमारे पास इमेजेस में अलग अलग इमेज है, इसमें पिक्सल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, एक पिक्सल को ब्लैंक कर देगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ ये इसके सराउंडिंग पिक्सल्स ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि इस वाले पिक्सल्स पे क्या नंबर्स होने चाहिए या पिक्सल्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। अब लास्ट में आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, a machine learning paradigm where an agent learns to make sequential decision by interacting with an environment, receiving feedback in the form of reward and penalties, and optimizing its actions to maximize cumulative reward। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, हमारे पास जैसे आजकल ऑटो ड्राइविंग कार्स होते हैं, तो उनको जब हम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं ड्राइव करने के लिए और ऑटोमेटिकली, तो वो शुरू में गलतियाँ कर रहे होते हैं। यानी जैसे मान के चलो ये रोड है, यहाँ से चौराहा है, गाड़ी यहाँ से आ रही है, इसको यहाँ से यहाँ मुड़ना है, ये यहाँ से यहाँ मुड़ गई विदाउट गिविंग इंडिकेटर ना, तो ये एक तरीके से इसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया। तो यहाँ पे इस प्लेस पे इसको हम लोग पेनल्टी देते हैं, ठीक है। पेनल्टी देते हैं कि जब आपको लेफ्ट में मुड़ना होता है तो आपको इंडिकेटर देना होता है, और सेकंड टाइम जब ये आता है अगर इसने ऐसा मुड़ा और इंडिकेटर दे के मुड़ा तो हम लोग इसको रिवार्ड देते हैं। तो इससे धीरे-धीरे इसके मॉडल को समझ में आने लगता है कि मुझे कौन-सा टास्क करना चाहिए, कौन-सा टास्क नहीं करना चाहिए, रिवार्ड एंड पेनल्टीज़ की वजह से। ऐसे ही सारे ऑटोमैटिक कार्स ट्रेन होते हैं, रोबोट्स ट्रेन होते हैं, ऑटो ऑटो मूविंग व्हीकल्स ट्रेन होते हैं। तो ऐसे रेनफोर्समेंट लर्निंग का काम ये रहता है, जैसे बेसिकली ये रोबोट्स को ट्रेन करने में आता है, या ऐसे कुछ जो कि अपने से ही सारे टास्क परफॉर्म करते हैं उनको ट्रेन करने के काम में आता है। तो ये होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग अपने कोर्स को वाइंड अप करते हैं। आज हम लोगों ने सीखा मशीन लर्निंग क्या है,
और इसका नीड हम लोगों ने देख समझा क्या होता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोगों ने समझा इसके टाइप्स क्या-क्या हैं। ठीक है? और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, देखने वाले हैं कि एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एआई क्या है, एमएल क्या है और डीप लर्निंग क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग ये समझेंगे। ठीक है? तो दोस्तों अगर ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।